नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हम सब में होती हैं थोड़ी थोड़ी थोड़ी, तो वो इंसान नार्सिसिस्ट नहीं है। तो मेरे को ना एक केस समझ में आ रहा है। वो जिस पर्सन को डेट कर रही है ना, वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नार्सिसिस्ट है। वो ऑलरेडी 4-5 लोगों के साथ और रिलेशनशिप में है, बट उसको लगता है कि जो बेस्ट रिलेशन है ना उसका, वो मेरे साथ ही है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है? मेरा प्योर रिलेशनशिप है उसके साथ। टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करें? शादी को 18 साल हो चुके हैं। वाइफ ये समझती है कि हमारी तो परफेक्ट फैमिली है, बट ये एक्सपोज तब हुए जब हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर पकड़ा गया। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उससे निकलने में इतना पेन क्यों होता है? मतलब लोग निकल क्यों नहीं पाते? और ये आप मानो या ना मानो, ये प्रथा अभी भी चल रही है कि डोली जिस घर में जाती है अर्थी वहीं से उठेगी। सही रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, 4 बार लगातार, एक ब्रेकअप, दूसरा पार्टनर अट्रैक्ट किया वो भी नार्सिसिस्ट, तीसरा अट्रैक्ट किया वो भी टॉक्सिक, चौथा अट्रैक्ट किया वो भी टॉक्सिक। कई बार ना लोग सेम ही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इसका क्या रीजन है? नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। कभी ना कभी लाइफ में आपको भी डिप्रेशन और एंजाइटी ज़रूर फील हुई होगी, और आप भी कभी ना कभी लाइफ में अपने आप को एक लो फेज पे फील करते होंगे। कहीं उसका रीज़न आपके आसपास की सराउंडिंग और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप तो नहीं है। कभी ना कभी आपने भी देखा होगा कि हम किसी ना किसी नार्सिसिस्ट पीपल से डील ज़रूर करते हैं, बट उसकी वजह से क्या हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, और हम ऐसे लोगों से कैसे डील करें और कैसे अपनी लाइफ में और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट मिसेस भारती रखेजा जी का, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, एक लाइफ कोच हैं और साथ ही साथ ट्रॉमा थेरेपिस्ट है। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। भारती मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। थैंक यू पूनम। जैसा कि हम जानते हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एंजाइटी रिकवरी कोच हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि हम कैसे डिफ़ाइन करें कि एंजाइटी होती क्या है और कब हम एंजाइटी में हैं। एंग्जाइटी हमारा एक इमोशन है, जैसे जी। कोई भी दूसरा इमोशन होता है वैसे एंग्जाइटी भी एक इमोशन है। और पूनम, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो हम जी। बहुत सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। जी। तो एंग्जाइटी इज़ वन ऑफ द इमोशंस जो हमें फील होता है तब जब हम कोई थ्रेट सेंस करते हैं, मतलब डेंजर सेंस करते हैं। अब वो डेंजर किसी जानवर से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी थॉट से भी ट्रिगर हो जाता है कई बार। वो डेंजर ज़रूरी नहीं है कि रियल हो, इमेजिनरी भी हो सकता है। बट वेन एवर थ्रू द 5 सेंसेस हमारी बॉडी सेंस करती है कि हाँ कोई थ्रेट है, कोई डेंजर है, तो जो इमोशन हम फील करते हैं बॉडी में वो है एंग्जाइटी। जी। तो एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में पता चलता है कि नाउ वी आर इन एंजाइटी। एग्जैक्टली हर इमोशन हम फिजिकल बॉडी में ही फील करते हैं, है ना? क्योंकि माइंड जो है वो सोचता है, कोई थॉट लेता है, और फिर उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, जो ब्रेन उसको प्रोसेस करके एक मैसेज भेजता है पूरी बॉडी को कि भाई, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारे इस वक्त हमारे आसपास कोई टाइगर है, और जब ये थ्रेट सेंस होता है कि अरे टाइगर है मतलब खा जाएगा, सो सबके दिमाग में एक इमेज आती है कि टाइगर है, टाइगर है, और वो मैन ईटर होता है, जैसे हमने बचपन से पढ़ा है, वो इंसान को खा जाता है। तो इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स ये मैसेज जाता है बॉडी को, नर्वस सिस्टम को, कि थ्रेट है और अब कुछ करना पड़ेगा। तो अब कुछ करना पड़ेगा वाली जो प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी का, वो सिम्टम्स बनते हैं। तो क्या होगा अगर पूनम हमें पता चले कि जैसे हम सोल्जर्स हैं और हमें जंग लड़ने जाना है, एक सायरन बज गया, अनाउंसमेंट होगी कि अब हमें जाना है लड़ने, तो उस वक्त सब हाई अलर्ट पे आ जाएंगे और पूरी जो सेना है वो अलॉट कर दी जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ डिप्लॉय होना, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या पोजीशन लेनी है। तो सिमिलरली जब ब्रेन सेंस करता है तो बॉडी में हमारे लिम्स हैं, हाथ और पैर हैं जिनको काम करना है। तो या तो भागना है और या फिर लड़ना है उस डेंजर से। दोनों केसेस में हाथ और पैर, हमारा बॉडी, फिजिकल बॉडी काम आएगी। तो हार्ट जो है वो ब्लड जो है फेंकना शुरू करता है लिम्स की तरफ। ओके, तो आपके हाथों और पैरों में ट्रेमर्स शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि हार्ट को अभी ओवरवर्क करना है, उसको लग रहा है कि ओके बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तो हार्ट बहुत तेज़ी से पंप करने लगता है, वो होता है पैल्पिटेशन। जी।
तो ये हमारे जो बॉडी में सब फीलिंग्स आती हैं, बहुत सारे अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे स्वेट आना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, ठीक है, ओवर थिंकिंग में चले जाना, क्योंकि अब हमें बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, और अगर ये हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर वो हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग के मोड में हम चले जाते हैं। जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाना, स्टमक ग्राउल करना, प्यूकिश फीलिंग आना। ये सारे हमारी बॉडी में इसीलिए ये सिम्टम्स पैदा होते हैं क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है जी उसको तो अभी रोकना पड़ेगा ना। जी जो नॉर्मल परेड चल रही थी, प्रैक्टिस परेड चल रही थी, उसको रोकना पड़ेगा और अब हाई एनर्जी में सबको आगे जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। तो ये जो थ्रेट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी क्रिएट करती है ना, ये फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है। काफ़ी लोग हैं मैम, जैसे आज के टाइम पे देखेंगे ना, काफ़ी मॉडर्न वर्ड बन चुके हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रही है। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी ना ये वर्ड्स को पिक कर रहे हैं कि अरे मुझे बहुत एंजाइटी है, अभी मुझसे बात मत करो, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। बट ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और टाइप ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी क्या होता है? देखो पूनम, ये बात सही है कि लोगों की अवेयरनेस बहुत बड़ी है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू इंस्टाग्राम। लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, बट ये अवेयरनेस ऑथेंटिक है या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। करेक्ट। क्योंकि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उस पे कोई जाता नहीं है। रील्स देख देख के लोग अब अपनी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। टू अ ग्रेट डिग्री ये बहुत हेल्पफुल हुआ है क्योंकि लोगों को अब समझ आने लगा है कि एंग्जाइटी कुछ होता है। जब हम बड़े हो रहे थे, मेरी टीनेज में, तो हमें एंग्जाइटी वर्ड ही नहीं पता था। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें पता ना हो तो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और कुछ चीज़ें जब पता हो जाती हैं तो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हो जाते हैं, बिकॉज हम बैलेंस भूल जाते हैं। तो आज की डेट में जितनी अवेयरनेस बढ़ी है उसका प्लस साइड ये है कि लोग अब एक्शन लेना शुरू हो चुके हैं। अब वो अपने आप की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट उसका फ्लिप साइड ये है कि अगर छोटा सा भी कुछ भी सेंस हो रहा है बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, ब्रेन में काफ़ी कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो अगर थोड़े से में ही आपका एक बड़ा सा रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है कि ओ ये हो गया, ये तो एंग्जाइटी है, मैं सैड फील कर रहा हूँ, 2 दिन हो गए मुझे सैड फील करते, ये तो डिप्रेशन है। बट समझने की ज़रूरत ये है कि एंग्शियस फील होना एक बात होती है ना, हर सिचुएशन में। अब जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू किया, थोड़ा सा एंग्शियस मैं भी फील कर रही थी, थोड़ा सा आप भी फील कर रहे थे कि ये एंग्शियसनेस होती है कि हमें प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, अपना आउटकम अच्छा आना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं। बट एंग्शियसनेस अलग बात है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर वो क्लिनिकल साइड है। क्या डिफरेंस है मैम दोनों में? तो एंग्शियसनेस तो एक ऐसी रेगुलर सी फीलिंग है जो कोई भी नया काम करते हुए आपको फील होती है, और वो होना अच्छी बात है। वो एक पॉजिटिव इमोशन माना जाता है, पॉजिटिव साइड ऑफ अ नेगेटिव इमोशन माना जाता है, क्योंकि लिटिल बिट ऑफ एंग्शियसनेस प्रिपेयर्स यू बेटर। आप ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करोगे। एग्ज़ाम के टाइम पे अगर थोड़ा सा डर लगेगा तो पढ़ाई अच्छी करोगे ना। बिल्कुल ही डर नहीं लगेगा तो आप बिना पढ़े चले जाओगे, राइट। एंग्जाइटी अगर नहीं होगी तो हम 7th फ्लोर पे जाके कूदने की कोशिश करेंगे ये देखने के लिए कि क्या होता है, मैं देख लूँ। तो ये जो एंग्जाइटी है, जो फियर है, ये हमें सेफ भी रखता है, तो ये प्लस साइड है। बट एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि नाउ यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो थ्रेट, या वो थ्रेट इमेजिनरी है, बट अब हमने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है कि ये पॉडकास्ट मुझे शूट ही नहीं करना, क्योंकि मुझे बहुत हैवी फीलिंग आ रही है, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है, मुझे लग रहा है सब गलत हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने ठीक से नहीं बोला तो, अगर भारती मैम ने ठीक से नहीं बोला तो, अगर हमारा ये पॉडकास्ट फेल हो गया तो। जब हम इतने सारे वर्स्ट के सिनेरियो सोच लेते हैं और फिर बॉडी में इतना ज़्यादा इमोशन भर जाता है और हम ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड दिस हैज़ टू गो ऑन फॉर वीक्स। ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 बार हमने फील किया तो ये डिसऑर्डर हो गया, अब हमें मेडिसिन की या थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन जब ये चीज़ आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने से रोकती है, चाहे आपके काम में, चाहे रिलेशनशिप्स में, चाहे आपके वर्क प्लेस में, अगर आप एक नॉर्मल अपनी बात को बोलते हुए घबराहट में चले जाते हो और खुद को रोक लेते हो, सो रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है, मैरिजेस में भी ऐसा होता है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, तो वाइफ जनरली देखा गया है, या हस्बैंड भी बहुत सारे केसेस में, कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने कंसर्न्स शेयर करने से डरते हैं, स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। तो ये जो एंग्जाइटी उनके अंदर भर जाती है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने वो बोल दिया तो मुझे ग्रीडी तो नहीं समझेंगे,
है ना? बिल्कुल। तो बेसिक डिज़ायर्स भी अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वो रिलेशनशिप में एंग्जायटी आपका ब्लॉक बन रही है, आपका बैरियर बन रही है, तो आप हेल्दी रिलेशनशिप में जा ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली, एंशियसनेस और एंजाइटी में फ़र्क होता है। अब इसी से मुझे ना थोड़ा-सा समझ में आया, जैसे मैंने काफ़ी टाइम भारती सिंह को कहते हुए सुना है, या हम कपिल शर्मा की बात करें, जी। आज भी इतनी सारी स्टेज परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो कहते हैं कि स्टेज पे आने से पहले ना एक बारी वो थोड़ा-सा एंशियसनेस आती है, हाँ, वो थोड़ा-सा बटरफ्लाइज़, लगता है, हाँ, यस, राइट। कि कैसे होगा, कैसे जी, करेंगे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, दे परफॉर्म। तो एक्चुअली ये चीज़ है कि हाँ, एंजाइटी और एंशियसनेस में फ़र्क है। एक बिल्कुल। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें, तो सुशांत सिंह राजपूत को एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स से, दैट इज़ व्हाई दे आर अटेम्प्ट टू सुसाइड। देखो अब ना गलत होगा इस पे कमेंट करना, क्योंकि हम जी। उनका हिस्ट्री जानते नहीं हैं, जी। है ना? तो लेकिन क्योंकि वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, जी। उनकी बात बहुत हाईलाइट हो गई। जी। अब हमें पता नहीं एक्चुअली कि वो क्या उनके डिसऑर्डर्स थे, या थे भी या नहीं, या कुछ और ही सीन था। जी। लेकिन हम अभी जो विमेंस क्रिकेट मैच हुआ था रिसेंटली, बिल्कुल। जो सेमीफाइनल्स था, जी। उसमें जो जमीमा का परफॉर्मेंस था, जी। उन्होंने अपनी स्पीच में बात की थी एंग्जाइटी के बारे में, और वो बहुत रो रही थी उस समय, खुशी के आंसू थे। जी। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली एंग्जाइटी की बात करी थी कि जब हम टीम प्रिपेयर कर रहे थे फॉर दिस मैच, तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रॉब्लम थी उनको। वो ट्रीटमेंट्स भी ले रहे हैं, वो थेरेपी भी ले रहे हैं, और उनकी टीम ने उनको कैसे सपोर्ट किया, ये उन्होंने शेयर किया था। तो वो जो एंग्जाइटी होती है ना, जो आपको प्रैक्टिसेस नहीं करने देती, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, और आप इतने वर्स्ट के सिनेरियोज बना लेते हो अपने माइंड में कि आपको लगता है कि मुझे करना ही नहीं है। तो एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ जो एक कॉमन बिहेवियर होता है ना, वो होता है अवॉइडेंस। जिस बात से मुझे डर लग रहा है ना, अब मुझे वो करना ही नहीं है, तो दिस इज एंग्जाइटी। लेकिन Correct. उन्होंने अपने आप को, अपनी फंक्शनिंग को रुकने नहीं दिया, बिकॉज शी वॉज टेकिंग थेरेपी, बिकॉज शी वॉज सीकिंग हेल्प। और यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंस आती है कि अगर आप अपने इमोशंस को, आपको चाहे पता ना भी हो कि एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ, महीनों हो गए हैं सोचते हुए, सालों हो गए हैं सोचते हुए, बट मुझे कुछ रोकता है आगे बढ़ने से, वो फीलिंग चाहे जो भी हो, बट अगर आप स्टक हैं, तो आपको किसी से मिलना चाहिए ना। इट्स वेरी लॉजिकल कि आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल कि डेंटल हेल्थ के लिए आप सोचते ही नहीं हो ना डेंटिस्ट पे जाने के लिए, तो मेंटल हेल्थ के लिए क्यों सोचना है इतना, क्यों परेशान होना है कि ये मैं खुद से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वी कीप जजिंग आवरसेल्व्स, और इस वजह से हम स्टक हो जाते हैं कि अरे, और फिर जिनसे हम बात करेंगे कौन होंगे वो लोग, दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कजिन्स होंगे, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अच्छी बात है अगर आप पेरेंट्स से बात करो, बट समझने वाली बात पूनम ये है कि जो भी दोस्त या रिश्तेदार, पेरेंट्स हैं, वो आपके वेल विशर्स हैं, वो आपका भला चाहते हैं। वो दो बातें ऐसी बोल सकते हैं, बोल देंगे जिससे आपको बेटर फील होगा, बट ये टेम्परेरी होगा। जो थेरेपिस्ट जिस तरीके से बात करेगा ना, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि थेरेपिस्ट ट्रेंड है, वो एक स्ट्रक्चर्ड मेथड में आपसे बात करेगा, जिससे आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे चेंज होगा, और आप बेटर फील, मतलब नॉट जस्ट फीलिंग बेटर, बट यू विल गेट बेटर। और एक लाइफ कोच जो होगा, वो आपको एक्शन लेने में, आउटकम हासिल करने में, रिजल्ट लाने में हेल्प करेगा। कहीं भी आप स्टक हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक समबडीज हेल्प, जो कि इक्विप्ड है आपको हेल्प करने के लिए। सो द रिलेटिव्स मे गिव द बेस्ट एडवाइस, बट इट मे बी द बेस्ट एडवाइस फॉर देम, इट मे टर्न अराउंड वेरी अगेंस्ट यू। जब आप वो एडवाइस फॉलो करते हो, तो हो सकता है आपके लिए उल्टा काम कर जाए। तो कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, अरे तुम्हें एंग्जाइटी हो रही, करो ही मत ये काम। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आपको ये करने की ज़रूरत क्या है, अगर इतना परेशानी हो रही है, इतना आउट ऑफ बैलेंस जा रहे हो, तो ये करना ही क्यों है। बट मुझे करना था। तो बहुत लोग आपको पुल डाउन करेंगे, अवॉइडेंस में लेके जाएंगे, बट जो एक राइट पर्सन होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा और एम्पावर करेगा, सो दैट यू स्टार्ट टेकिंग द राइट एक्शन and use the emotions in your favor and not against you. And same is with depression also. बिल्कुल। लेकिन आज के टाइम पे ना मैम, ओवर थिंकिंग बहुत है। हाँ। तो ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जाए? ओवर थिंकिंग को पहले फिर से समझते हैं कि ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली क्या है। ओवर थिंकिंग इज नथिंग बट योर ब्रेन, योर माइंड थिंकिंग, बट डूइंग इट विदाउट एनी लगाम। मतलब ये घोड़े दौड़ रहे हैं और कोई लगाम ही नहीं है,
ठीक है। बेसिक वर्क ऑफ योर माइंड इज टू थिंक। वो एक टूल दिया है भगवान ने आपको कि इसके थ्रू आप सोच सकते हो, आप थॉट्स लेते हो और आप प्लानिंग करते हो। हम यहाँ पर आने से पहले आपने कुछ प्लानिंग करी होगी, मैंने कुछ प्लानिंग करी है, और हमने थॉट प्रोसेस को, माइंड को यूज़ करके अच्छे से थॉट्स लिए और डिसाइड किया कि हम ये करेंगे। अब ये तो हो गया हमारा इक्विपमेंट जी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हमारे माइंड को फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। जब हम चाहते हैं कि अब माइंड सोचना बंद कर दे, बट अब वो सोचना बंद ही नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो। अब हम ओवर थिंकिंग पे आ रहे हैं कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो। आप कोई भी काम करने के दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। बट हम फोकस्ड हो जाते हैं एज ह्यूमन बींग्स। वी आर ट्रेन्ड, वी हैव दैट, वी आर कैरिंग दैट DNA टू थिंक नेगेटिव ओनली फॉर अ पर्पस। कि नेगेटिव सोचता हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा क्या नेगेटिव हो सकता है, तो मैं सॉल्यूशंस पहले से ही प्रिपेयर कर लूँगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वन आफ्टर द अदर द माइंड इज क्रिएटिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियोज, एंड नाउ व्हेन यू क्रिएट अ थ्रेट लाइक दिस, तो हमारा नॉर्मल ब्रेन का जो फंक्शनिंग है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, वी आर डिजाइन दैट वे कि इसको ब्लॉक होना है, क्योंकि अभी लॉजिकल सोचने का टाइम नहीं है। आप इमेजिन करके देखो ना कि अगर इस वक्त आग लग जाए हमारे कमरे में, तो हम लॉजिकल माइंड से अगर सोचेंगे कि यार जाके कहीं से रेता ऑर्डर करो, वो रेता आएगा ब्लिंकिट से और फिर हम ये आग बुझा लेंगे, इतना लंबा सोचने का टाइम है नहीं। यू क्विकली हैव टू एस्केप। और ये जो क्विक रिएक्शन, इम्पल्सिव रिएक्शन चाहिए होता है, ये आपके नर्वस सिस्टम से आता है। तो लॉजिकल ब्रेन हैज़ टू ब्लॉक। अब आप सोच के देखिए कि आग लगी नहीं है, बट आपने मन में एक थॉट लिया, अगर आग लग गई तो आपका नॉर्मल थिंकिंग फंक्शन, तो ब्रेन फंक्शन हिजैक हो गया। अब आपका माइंड वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहा है, अरे मैंने सिंथेटिक कपड़े पहने, ये कपड़ों पे पकड़ लेगा, ये पूरा जल जाएगा, अरे मुझे कुछ हो जाएगा, और मुझे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, सब लोग भाग जाएंगे अपनी लाइफ बचाते हुए और मैं यहीं रह जाऊँगी, फिर मेरा बच्चों का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। ये हो रहा है वर्स्ट के सिनेरियो थिंकिंग, और ये हो रही है ओवर थिंकिंग। अब मैं चाहती तो ये हूँ, आई एम इन परस्यूट ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशंस, बट रिमेंबर लॉजिकल माइंड तो ब्लॉक हो चुका है, तो सोल्यूशंस तो मिलने नहीं। देन यू गेट स्टक इन द प्रॉब्लम्स ओनली। सो हम प्रॉब्लम 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 खेल रहे हैं, और ओवर थिंकिंग होते जा रही है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, योर डाइजेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं है अभी अलर्ट पे चलो, हाई अलर्ट हो चुका है, तो सारा ब्लड जो है वो आपका थिंकिंग पे चला गया। तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम आपका। बट हम ये कह सकते हैं मैम कि जो ओवर थिंकिंग है वो नेगेटिव ही होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवर थिंकिंग को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं अगर हम उसको मतलब प्रोडक्टिवली उसमें कुछ कर रहे हैं तो वो थिंकिंग है ना, वो लॉजिकल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। यस। ओवर थिंकिंग इज नेगेटिव। ओवर थिंकिंग तब बोलेंगे जब आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपका डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आप रेस्टफुल नहीं हो। करेक्ट। आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बट ओवर थिंकिंग करके हम कैंसिल कर देते हैं आज का पॉडकास्ट। हाँ, वेरी ट्रू। राइट, तो अवॉइडेंस में चले जाते हैं ओवर थिंकिंग करके, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमें चाहिए जो लॉजिकल माइंड से आती है। तो सिंपल है कि योर लॉजिकल माइंड हैज़ टू बी एट रेस्ट सो दैट यू कैन थिंक क्रिएटिवली, स्ट्रेटेजिकली। आपको कामनेस की ज़रूरत है, एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। आपने सोच लिया कि हाँ आग लग सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो हम एक फायर एक्सटिंग्विशर लाके यहाँ पे रख देते हैं। प्लानिंग कर ली ना हमने, ये लॉजिकल माइंड से हुई। लेकिन अगर हम थ्रेट मोड में चले गए, तो ओवर थिंकिंग में चले गए, फिर हम सोल्यूशंस नहीं सोच रहे, फिर तो हम ग्रिप में आ गए उसकी। एग्जैक्टली, मतलब ओवर थिंकिंग में हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। राइट, यस, वेरी ट्रू। अभी मैम आज के टाइम पे ना थोड़ा सा रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आज की रिलेशनशिप है ना, उसको पता नहीं प्योर रिलेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे। आजकल के जो जेनजी है उनकी बात करें या फिर अदर फील्ड में भी बात करें, तो बहुत सारे टाइप ऑफ रिलेशनशिप आ चुके हैं। सिचुएशनशिप्स आ चुकी है ना, जस्ट फ्रेंड वाली रिलेशनशिप आ चुकी है। राइट। तो एक सही रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, जजमेंटल तो हम नहीं होना चाहते, क्योंकि जो मतलब जेनजीज हैं या कोई भी हैं जिनको लगता है उनकी नीड ऑफ द आवर हो सकती है, हमें नहीं पता, तो हम जज नहीं करते। लेकिन हाँ, एक्सपेरिमेंटल तौर पे जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं सिचुएशनशिप्स में, जैसे आपने कहा, जो थोड़ा टाइम पहले इसको हम कहते थे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, है ना, तो वो टर्म चेंज होती जा रही है, बट आई डोंट नो व्हाट डिफाइंस इट। बट द थिंग इज़ कि जितना आप किसी के साथ फिजिकली क्लोज जाते जाओगे, आप उतना ही इमोशनली टैंगल्ड होते जाओगे।
अब रिलेशनशिप एंजाइटी कहाँ आएगी, क्योंकि कोई कमिटमेंट तो है नहीं, सबने ओपन लूप्स रखे हुए हैं यस कि बहुत अंडरस्टूड है भाई, हम तो सिचुएशनशिप में हैं तो मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। बट ह्यूमन बींग्स तो इमोशनल बींग्स है ना, हम ये सिर्फ फिजिकल बॉडी थोड़ी है, हमारा मन भी है, हमारा संस्कार भी है, और हमारी पूरी एक एग्जिस्टेंस है। अगर आप योगिक साइंसेस में जाओगे तो 5 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो ये सारी जो हमारी एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, ये इम्पैक्ट होती है जिसके साथ भी आप मिलोगे बातचीत तक करने से। तो आप इमेजिन करो, अगर आप इंटीमेसी लेवल तक पहुंच जाते हो तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो। और अब जब क्योंकि कमिटमेंट नहीं है तो एक दिन तो आएगा जब आपको डिस्टेंस करनी है, तो वहाँ पर एंग्जाइटी होगी, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैं तो अब इनके बिना रह नहीं सकती हूँ, या मेरा काम तो इनके बिना चल नहीं सकता है, यहाँ आ गई डिपेंडेंसी। तो अब शुरू होगी एंग्जाइटी, जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप एंग्जाइटी। टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करें, बिकॉज हर कन्वर्सेशन टॉक्सिक हो ऐसा भी नहीं है ना। नहीं, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम चल रही है पूनम के, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट में बच्चे जा चुके हैं। तो ज़रा सा भी कुछ शुरू हुआ, क्योंकि इतने इन्फॉर्म्ड है ना, देयर इज़ एन ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो इतने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, ओवर इन्फॉर्म्ड है कि बहुत अच्छे से उनको पता है रेड फ्लैग्स क्या हैं, रटे हुए हैं। Correct. तो किसी भी रिलेशनशिप में वो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, जी इमोशनली अलाइंड हैं, वो तो अभी अवेयरनेस पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन इतनी अवेयरनेस पे है कि जैसे ही दोस्ती हुई किसी से, तो मैं फटाफट रेड फ्लैग्स देखना शुरू करूँ, इमीडिएटली वो थ्रेट मोड में चले गए कि अगर ऐसा हुआ, ओ माय गॉड दिस सीम्स लाइक अ रेड फ्लैग, ओ माय गॉड दिस सीम्स लाइक उसने मुझसे ऐसे बात क्यों की, उसने उनसे ऐसे बात क्यों की। अब आप हमेशा एक, आप ये समझ लो हाइपर विजिलेंट मोड में हो, रेस्टफुल तो हो नहीं। रिलेशनशिप तो रेस्टफुलनेस के लिए है ना, व्हेन यू फील एट होम विद द अदर पर्सन। तो वो रेस्टफुलनेस तो है नहीं, अब सिर्फ हाइपर विजिलेंट है कि मैं देखूँ रेड फ्लैग्स तो नहीं, रेड फ्लैग्स तो नहीं, रेड फ्लैग्स तो नहीं है। एक केस हमारे पास आया था जी जैसे मैं नार्सिस्टिक ट्रॉमा में बहुत काम करती हूँ, जी तो इस लेडी को शक था कि मेरा हस्बैंड नार्सिस्ट है। मतलब शक क्या था, उन्होंने लेबल ही कर दिया था कि ही इज़ अ नार्सिसिस्ट। तो आई हैव अ प्रोसेस विच आई टेक देम थ्रू। तो 2-4 क्वेश्चंस में उनका येस 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 आया। फिर एक क्वेश्चन आया कि घर में पैसा कहाँ रहता है। तो शी वाज लाइक, ये आप क्यों पूछ रहे हो कि पैसा कहाँ रहता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताओ। तो हाँ, घर में कैश पड़ा रहता है। मैंने कहा कितना पड़ा रहता है। कहते होगा 5-6 लाख रुपए पड़े रहते होंगे। तो मैंने पूछा उसकी चाबी, जहाँ भी वो पड़े रहते हैं उसकी चाबी किसके पास है। कहते मेरे पास है। तो यहाँ एक हिंट आपको मिलता है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, वो इतने कंट्रोलिंग होते हैं कि वो पैसा तो 1 रुपया भी, ओके, मोस्टली इन केसेस मैंने देखा 1 रुपया भी वो अपने पार्टनर के कंट्रोल में नहीं रहने देंगे। तो अगर आपके नॉलेज में, आपके एक्सेस में, आपकी अथॉरिटी में 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो इंसान नार्सिसिस्ट नहीं है। यहाँ पे जो मतलब न्यूली वेड्स हैं या न्यूली रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हम सब में होती हैं, थोड़ी 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 हो सकती हैं। बट मैम क्या बिहेवियर पैटर्न होते हैं नार्सिसिस्ट? अभी मैं उस पे आऊँगी। तो लेकिन आपको पहले एक पूरा समझना पड़ेगा कि ओवरऑल वो इंसान कैसा है। तो आप क्या क्या देख सकते हो। आप अपनी फीलिंग्स पे फोकस करते हो कि हाउ डू आई फील विद दिस पर्सन। तो अगर आपको एम्पावर्ड फील होता है, अपलिफ्टेड फील होता है, रिस्पेक्टेड फील होता है, कंपैशनेट, मतलब you're feeling that you're getting that attention and comfort from the other person, तो वो नार्सिस नहीं है। अब वो नार्सिसिज्म कैसे समझ में आता है? जहाँ मैनिपुलेशन होता है, झूठ होता है, ब्लेम शिफ्टिंग होती है। तो छोटी छोटी बातों में, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो इंसान लेट आया है, आपने मिलना था, आप पहले से बैठे, वो लेट आया, तो दैट पर्सन इफ दे आर अ नार्सिसिस्ट दे विल नेवर एक्सेप्ट कि मेरी गलती थी। अरे तुमने टाइम ही गलत बताया मुझे। यहाँ ब्लेम शिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। तो नार्सिसिज्म में एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है, कंपैशन बिल्कुल नहीं होता है। वो आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक ट्रॉमा के स्टेजेस होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो लव बॉम्बिंग स्टेज होता है, वो चार्मिंग स्टेज होता है। वो इंसान आपको इतना चार्म कर देगा, एक जादू स्पेल हो जाएगा आपके ऊपर, और आप नहीं समझ पाओगे
कि भाई ये सच में ये सब कुछ है, रियल है, या फिर ये नार्सिसिज्म है। तो जब आप हाई अलर्ट में रहोगे ना तो आपको वैसे ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लॉजिकल माइंड ब्लॉक हो चुका है। आप हाई अलर्ट में हो, आप अपनी फीलिंग से टोटली डिस्कनेक्टेड हो गए हो, तो आपको रहना रेस्टफुल है। और नार्सिसिज्म आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा अगर है तो मैनिपुलेशन है, गैस लाइटिंग है, झूठ बोलना है, ब्लेम शिफ्टिंग है, लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ एम्पैथी, जो आपको दूसरों के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं उसमें भी समझ में आएगा। बट अगर वो मास्क पहन के रखे हैं तो कुछ टाइम लगेगा समझने में। एक केस और दिमाग में आया, जब मैं काम कर रही थी, कुछ 5-6 साल पहले की बात है जी। तो दिस गर्ल वॉज एंगेज्ड विद अ पर्सन, विद अ बॉय, और जैसे होता है नॉर्मली वो डेट्स पे जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट शी टोल्ड मी कि जब वो वापस आती थी ना तो उसको अच्छा फील नहीं होता था। मतलब ऐसा लगता था कुछ रेस्टलेसनेस है, ऐसा लगता था कुछ कुछ अच्छा नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो पर तब ये नार्सिसिज्म वर्ड उसको पता नहीं था। तो जब हमने बात की, मैंने कहा आपको क्या लगता था कि अच्छा नहीं है, रेस्टफुल क्यों नहीं लगता था? तो शी शेयर्ड अ फ्यू एपिसोड्स विथ मी, जिसमें एक था कि वो इंसान मुझसे बार बार पूछता है ऐसे क्वेश्चंस जिसका जनरली आपको आंसर नहीं पता होगा। जैसे मैं आपको सडनली पूछूं शेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग क्या है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फिर अगर आपने सोच के गलत जवाब दे दिया या सही भी दे दिया तो वो आपको जज करेगा, अरे आपको ये स्पेलिंग नहीं आता है, कमाल है, कहाँ पढ़े हो, कौन से स्कूल में पढ़े हो, पढ़ाई की भी है तुमने? तो इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि दैट पर्सन विल मेक यू फील डाउन अबाउट योर सेल्फ। तो नार्सिस्टिक रिलेशनशिप में आपका सबसे पहले जो स्टील अवे होता है वो होता है आपका सेल्फ एस्टीम। यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ, आई एम नॉट केपेबल इनफ, आई डू नॉट डिजर्व अ हैप्पी लाइफ, आई डू नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट। तो अगर ये होने लगा है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, रेड अलर्ट है कि आपको ध्यान रखना है, आपकी फीलिंग्स के साथ आपको जुड़ना है, समझना है कि हाउ डू आई फील व्हेन आई एम अराउंड विद दिस पर्सन। और आपकी फीलिंग्स जो रियल वाली है ना, जो इंट्यूटिव वाली है, वो आपको धोखा नहीं देंगी, वो आपको बता देंगी। बट इसके बावजूद भी ना मैम, कई बार ना लोग सेम ही पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे होते हाँ, हैं, ब्यूटीफुल तो क्वेश्चन। इसका क्या रीज़न है? बिल्कुल ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, 4 बार लगातार, एक ब्रेकअप, दूसरा पार्टनर अट्रैक्ट किया वो भी नार्सिसिस्ट, तीसरा अट्रैक्ट किया वो भी टॉक्सिक, चौथा अट्रैक्ट किया वो भी टॉक्सिक। हर एक के साथ ब्रेकअप बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो नार्सिज्म होता है वो आपको कंट्रोल करता है, आपको जाने नहीं देता। जैसे मैंने स्टेजेस की बात करी थी कि पहला स्टेज है चार्म करना, अट्रैक्ट करना, लव बॉम्बिंग करना, फिर डी वैल्यू करना, जो अभी दूसरा स्टेज मैंने आपको बताया था, रिडिक्यूल करना, इंसल्ट करना। तीसरा होता है कंप्लीटली डिस्कार्ड करना। तो एक टाइम के बाद आपको भी समझ में आने लग जाता है कि ये इंसान मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करता है, तो देन यू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग। अगर आपकी थोड़ी बहुत सेल्फ एस्टीम ठीक है तो आप कन्फ्रंट करोगे, आप सवाल करोगे कि वाई डू यू ट्रीट मी लाइक दिस, आई डोंट फील नाइस अबाउट इट। तो आपने बाउंड्रीज जहाँ सेट करी तो आपको धमकी देना शुरू कर देंगे, ठीक है फिर तुम अपना देख लो, या डिवोर्स तक बात चली जाएगी। अब ये हो रहा है डिस्कार्ड, बट ये रियल में डिस्कार्ड होता नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं तो, मुझे तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम जाना है तो चली जाओ, यू नो आई डिजर्व समबडी बेटर देन यू। बट जब आप ये डिसीजन लेना शुरू करते हो कि ठीक है आई वांट टू ब्रेक अप, अब स्टार्ट होती है होवरिंग स्टेज। सो होवरिंग इज टू सक यू बैक, टू वैक्यूम यू बैक इनटू द रिलेशनशिप, क्योंकि उनके लिए आप एक ईजी टारगेट हो ना, आपके साथ वो सेटिंग हो चुकी है कि मैं टॉर्चर करूँगा, तुम इमोशनली टॉर्चर हो जाओगे, मुझे मज़ा आएगा, आई विल गेट दैट किक एंड हाई। सो इफ़ दिस पर्सन लीव्स मी देन आई हैव टू फाइंड समबडी एल्स। तो ये स्टेजेस हैं नार्सिज्म के। तो जब वो हम उसकी बात कर रहे थे कि 4 बार कोई लगातार टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता है, तो आपने ब्रेकअप में गए, आपने ब्रेकअप कर लिया, अब आपने खुद को हील तो होने नहीं दिया, क्योंकि जख्म लगा है ना अभी आपको इमोशनली, तो आपको हीलिंग टाइम चाहिए। अगर आपने हीलिंग नहीं करी है एंड यू इमीडिएटली, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इनटू रिलेशनशिप्स द नेक्स्ट वन एकदम इमीडिएटली थिंकिंग कि मुझे ना ये वाला जो इंसान है ना ये हीलिंग में मदद करेगा, ही विल बी माई रेस्क्यू फ्रॉम माई ओल्ड पेन। इस चक्कर में वो फटाफट दूसरे रिलेशनशिप में डेस्परेटली चले जाते हैं। अब पता चलता है आपकी एनर्जी तो वही थी, करेक्ट, आपने उसी एनर्जी से वही अट्रैक्ट करना था। जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बार बार अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसका कोर रीज़न, जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे और उसको वहाँ से ठीक नहीं करेंगे तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। और कोर रीज़न क्या है? आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट। भाई आपने ये टॉक्सिक बिहेवियर बर्दाश्त क्यों किए?
क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये बिलीव करते हो कि इससे अच्छा, इससे बेटर रिलेशनशिप तो मुझे मिलेगा नहीं, करेक्ट। क्योंकि मेरे में बहुत सारे फ्लॉज हैं, मेरे में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। या फिर समटाइम ऐसा भी होता है ना, हम सेम वही पुराने रिलेशनशिप के लिए इतना डेस्परेट होते हैं कि हम सेम काइंड ऑफ पर्सन देख रहे होते हैं कि अब शायद हम पीछे वाले को बताएंगे कि हमारे लिए सेम टाइप का एग्जैक्टली, बंदा है। ये बहुत, ये जेलसी वाली फीलिंग होती है ना, हाँ। और ये प्रूव करने वाली फीलिंग होती है। आई वांट टू, इनफैक्ट ये होता है, मेरे केसेस में भी ये सामने आया है जी। कि इतना ज़्यादा डेस्परेशन होता है टू प्रूव टू द अदर पर्सन, करेक्ट। आई वांट टू बी विद somebody एंड शो इट टू देम कि यस। सी आई कैन ऑल्सो मूव अराउंड विद गुड गाइज, यस। ठीक है, विद चार्मिंग गाइज। तो इस डेस्परेशन में आप रिश्ते में चले जाते हो, बट अगेन आपने रूट कॉज पे काम किया नहीं। अब रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है कि आप अपने आप को, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की कमी है। जी। You do not love yourself enough and you fear, now because you don't love yourself enough, you are dependent on somebody else for love, कि मैं खुद को तो प्यार कर नहीं पाती हूँ, अब मुझे कोई और चाहिए जो मुझे प्यार करे और मुझे फुलफिल फील कराए। करेक्ट। एंड दैट हैपन्स कि आपकी एनर्जी लो है, और उस लो एनर्जी में आप एक कॉम्प्लीमेंट्री बंदा अट्रैक्ट करते हो। सो द एनर्जी इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर एनर्जी। सो इफ यू आर हियर, द अदर पर्सन हैज टू बी हियर टू बैलेंस। तो इफ यू आर बीइंग डोमिनेटेड, देन somebody हैज टू डोमिनेट यू। यस। तो रूट कॉज पे जाना मीन्स खुद को हील करना, अपनी सेल्फ एस्टीम को नरिश और नर्चर करना। ओनली देन फ्रॉम अ हेल्दी स्पेस, व्हेन आई एम होल एंड कंप्लीट, then I attract a partner who is whole and complete. यस। Because narcissist भी insecure है अंदर से, वो भी broken है, बस ये कि उन्होंने मास्क पहन लिया क्योंकि मुझे किसी को नहीं दिखाना मैं broken हूँ। यस। राइट, बट आपकी सेल्फ एस्टीम इश्यूज जब तक रहेंगे, तब तक आप टॉक्सिक पीपल को ही अट्रैक्ट करोगे। यू हैव टू गेट विद इन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड, सीक हेल्प। मेरे सारे कोर्सेज में जो 80% काम होता है ना, जी। वो या हीलिंग होता है या सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करना होता है। क्योंकि किसी को नहीं आता, हमने कहीं स्कूल में नहीं सीखा, ना कॉलेज में सीखा है। Yes. ओके, हाउ डू वी नरिश आवर सेल्फ एस्टीम, हाउ डू वी हैव अ हेल्दियर सेल्फ एस्टीम, हाउ डू आई फील बेटर अबाउट माई सेल्फ, ये कोई सिखा ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। और मैम ये थोड़ा सा ना पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, सेल्फ लव ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, बिकॉज जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो शायद हम कुछ चीज़ों को नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो हमारे अगेंस्ट जाए या हमें कोई डिमेन करे। एग्जैक्टली। और ये बहुत सही बात आपने पकड़ी है कि पेरेंट्स का काम है कि वो बचपन में सेल्फ एस्टीम सिखाएं बच्चों को। जी। दे शुड बी, द किड्स शुड बी टॉट हाउ डू आई फील व्हेन समवन talks to me like that or touches me like that. How do I feel when somebody is ordering me or giving me commands and ridiculing me? आपको पता है सारे reasons जो हम अभी present life में जो चीज़ें attract करते हैं, उसके सारे core reasons हमारे childhood में ही मिलते हैं आपको। Mostly narcissistic victims are coming from broken families, difficult toxic families, उनके अपने पेरेंट्स के झगड़े रहे होंगे, डिवोर्स्ड फैमिलीज, वहाँ से वो विक्टिम्स आ रहे हैं क्योंकि सेल्फ एस्टीम बिल्कुल शैटर्ड है। आपके पेरेंट्स इमोशनली या फिजिकली अनअवेलेबल थे, आपको समझ नहीं पाते थे, यू डिड नॉट फील लव्ड एंड सपोर्टेड इनफ एज अ चाइल्ड, तो यू आर कैरिंग दैट एनर्जी। अब आपने बिलीव क्या बनाया कि मैं तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ये बिलीव्स को लेके आपकी एनर्जी क्या रहेगी? वेरी डाउन। आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे क्योंकि आपको हमेशा कंपेयर किया गया किसी कज़न से, किसी फ्रेंड से, और हमेशा सिखाया गया कि देखो उसके जैसे बनो, देखो तुम पढ़ाई अच्छी करो उसके जैसे बनो, वो गाना कितना अच्छा गाता है उसके जैसे बनो। जो कंपैरिजन्स हैं ये आपकी सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे तोड़ते हैं ना। सी व्हेन यू आर नॉट लव्ड बाय योर पेरेंट्स और एक्नॉलेज्ड, अप्रिशिएटेड बाय योर पेरेंट्स, यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। अब मैं तो अच्छी नहीं हूँ, ये इतना अच्छा चार्मिंग इंसान मुझे प्यार कर रहा है, मुझे इसको पकड़ के रखना है। यस, आई डोंट वांट टू लेट गो। 12 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, 45 years people hold on to that relationship despite the toxicity, क्योंकि इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ या मैं रह नहीं सकती हूँ, इसके बियॉन्ड मेरी लाइफ नहीं है, मेरी फैमिली, मेरी मैरिज के बियॉन्ड मेरी कोई लाइफ नहीं है। पीपल नीड टू ओपन देयर आइज़। और वो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते, जैसे कि आप अपनी हार्ट सर्जरी खुद नहीं कर सकते, you need a surgeon for it. So you need an emotional surgeon to help you understand your emotions, get to the root cause, clean the things from there.
ये थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 2-4-6 महीने आपको देने पड़ेंगे एक ब्रेकअप के बाद। बिल्कुल। आप कहीं भी स्टक हो लाइफ में, आपको इतना टाइम लगेगा। काफ़ी टाइम में एक पैटर्न और फॉलो किया गया है कि जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं ना, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म ना अपनी पर्सनालिटी को छुपा के रखते हैं। ये केस मेरे सामने आया था ड्यूरिंग माय साइकोलॉजी, किसी ने मेरे से शेयर किया था कि वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा था ना, कि जो उनके हस्बैंड है वो 5 साल उनके साथ पहले रिलेशनशिप में थी, तो वो बंदा बिल्कुल अलग था, वो पर्सनालिटी ही बिल्कुल अलग थी। बट जैसे ही शादी हुई सब कुछ चेंज हो गया, और उनको तब पता चला कि वो उनको बार बार, एक तो उनका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल तोड़ रहे थे, कि मतलब उनको खुद पे डाउट होने लगा था कि यार शायद मैं वर्क नहीं कर पाती, मेरी ही गलती है यार, उसकी गलती नहीं है, वो सही बोल रहा है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है। तो जब उनके फ्रेंड्स वगैरह ने सब ने समझाया उनको कि नहीं यार तू बहुत अच्छा कर सकती है लाइफ में, तू कर, ऐसा कुछ नहीं है, बट ना उनका बिलीफ सिस्टम बार बार ऐसा ब्रोक हो रहा था। बहुत टाइम बाद, मतलब उनको शादी के 2-2.5 साल बाद पता चला कि नहीं, ही इज़ अ नार्सिसिस्ट। और ये पैटर्न उनको बाद में पता चला, वो 5 साल में उनको कभी ऐसा कुछ पता ही नहीं चला। तो ये कैसे हो सकता है? आप एक्सट्रीम केसेस अगर मेरे देखोगे ना, 18 साल के बाद, 18 साल, शादी को 18 साल हो चुके हैं, जी। और वाइफ ये समझती है कि हमारी तो परफेक्ट फैमिली है, मेरा हस्बैंड इतना प्यार करता है, इतना अच्छा, इतना सुंदर है, इतना लविंग है, केयरिंग है, मेरे बच्चों के साथ हमारा बॉन्ड इतना अच्छा होता है, हम घूमने जाते हैं, हम फॉरेन वेकेशंस करते हैं जी। और हर साल में 2 वेकेशंस करते हैं। डॉक्टर पेरेंट्स हैं, ये डॉक्टर कपल है, और वाइफ को यही लगता रहा कि भाई हमारी तो परफेक्ट फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल। बट ये एक्सपोज तब हुए जब हस्बैंड का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर पकड़ा गया। और एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर जब पकड़ा गया किसी तरह से, आई थिंक ये फ़ोन की वजह से ही पकड़ा गया, जी। तो जब मतलब इट वाज अ सडन शॉक टू द लेडी। अब वो वाइफ जो है वो तो अभी तक ये सोचती रही कि हम तो बहुत लविंग है एज अ कपल, और ये अचानक से कैसे हो गया, व्हाट मेड हिम गो अवे फ्रॉम मी। तो जब उस वाइफ ने ये स्टडी करना शुरू किया कि भाई हस्बैंड हेवायर क्यों चला गया, ठीक है, तो अब हमारे लिए फर्स्ट एक्सेस होता है गूगल, सेकंड एक्सेस होता है चैट जीपीटी। जी। तो वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ स्टडी करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये वर्ड नार्सिसिज्म सामने आया। तो दैट लेडी शेयर्ड विद मी कि फिर मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू करे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और वहाँ बहुत सारे वीडियोस मैंने नार्सिसिज्म पे डाले हुए हैं। तो धीरे धीरे ये समझ में आया, जब मैनिपुलेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल, आप सोचो वो डॉक्टर मदर हैं, डॉक्टर वाइफ हैं, और बीइंग अ डॉक्टर, वेरी वेरी हाई प्रोफाइल इन मुंबई, वेरी हाई प्रोफाइल, लेकिन फिर भी शी डिड नॉट हैव एनी फाइनेंसेस इन हर नेम। इमेजिन। और अगर कहीं पर, बहुत कम जगह, लेकिन कहीं पर अगर कोई प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे ली जाती है ना, अगर आप नार्सिसिस्ट विक्टिम हैं, तो भी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले लिया जाएगा कि अब आप उसको यूज तो कर नहीं सकते। तो इस तरह का मैनिपुलेशन गेम 18 साल बाद भी किसी को समझ में आता है, एंड देन इट्स द टर्मोइल स्टार्ट्स। अभी तक तो ऐसा था ना, आप एक भ्रम में जी रहे थे, एक ड्रीमी लाइफ में जी रहे थे, तो सब कुछ परफेक्ट था उस ड्रीम लाइफ में। बट जब ये रियलिटी सामने आनी शुरू हुई, तो एक एक करके बहुत सारे धोखे सामने आए, बहुत बार ये चीज़ें सामने आई कि कितनी बार ये मैनिपुलेशन हुआ होगा, कितनी बार मुझे सबके सामने तो बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था, बट मुझे ये फ्रीडम नहीं थी कि मैं अकेले कहीं चले जाऊं। बहुत प्यार से, बहुत लविंगली कंट्रोल किया गया कि तू क्यों जाएगी, मैं चलता हूँ ना साथ में, हम दोनों चलते ना, विल स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। सो फ्रेंड्स के साथ नहीं जाने देना, फैमिली के साथ नहीं जाने देना, जहाँ जाना हम साथ में जाएंगे। तो ये एक बहुत मैनिपुलेटिव इमोशनल कंट्रोल है ना, जहाँ आपको ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। अब अगेन अगर हम ये बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे पूनम कि सच में अगर प्यार कोई करता है ना, तो भी ये कंट्रोल तो नहीं है। तो मैं फिर से ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आपको ना बहुत जल्दी, यू शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स के ऐसा ही है। अगर आपको शक आया है मन में कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले आराम से ऑब्जर्व करते चलो, अनलेस यू कलेक्ट एविडेंसेस, अनलेस यू नो हार्ट ऑफ हार्ट कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और फिर आप एक राइट पर्सन से, एक लाइफ कोच से या ट्रॉमा ट्रेन थेरेपिस्ट से मिलो, और आपको वो एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे जहाँ आपको ये क्लियर होगा कि वो रियल में नार्सिसिस्ट है या नहीं। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है मैम, क्या पीपल प्लीजिंग हैबिट जो है ना, वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक पैटर्न है? पीपल प्लीजिंग बिहेवियर जो है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, कोपिंग मैकेनिज्म है, जो आप
रिलेशनशिप्स में यूज़ करते हो, वर्क प्लेस पर भी, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स में भी ये होता है जी। कि यू वांट टू प्लीज द अदर पर्सन बिकॉज यू फियर कि अगर मैंने इनको खुश नहीं रखा तो ये मुझे पसंद नहीं करेंगे, ये मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, ये मुझे काइंड नहीं समझेंगे, सो मुझे इनको बहुत प्लीज़ करके चलना है, ये खुश रहें। स्टार्ट कहाँ से होता है? अगेन चाइल्डहुड से। कैसे स्टार्ट होता है? इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स, फिजिकली अनअवेलेबल पेरेंट्स, देयर इज़ केओस इन द फैमिली, बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर है कि कभी बहुत खुश हैं और कभी बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोना हो रहा है, तो केओस है सराउंडिंग्स में। अब इस सिचुएशन में एक इमेजिन करो 4 साल का बच्चा, अब उसको तो चाहिए ना कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। Yes. वो बच्चा 4 साल का जीवन जी नहीं पाता है, वो सीधा 14 साल का, 24 साल का हो जाता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को शांत करना है। तो वो जाता है, मम्मा आप बहुत अच्छे हो, मम्मा, पापा Yes. आप बहुत अच्छे हो, पापा, पापा आपने ये मेरे लिए लाए थे ना, थैंक यू पापा। यहाँ से स्टार्ट हो गई है पीपल प्लीजिंग, और ये हैबिट फिर हमारा संस्कार बन जाती है और फिर हम इसको लेकर बड़े होते हैं, और वो हैबिट्स जो हमने बचपन में एज कोपिंग मैकेनिज्म सीखी थी वो हमारा ऑटोमेटिक पर्सनालिटी बन जाती है। तो हम सबको प्लीज़ करते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखे होंगे या अब आप सोचोगे विद जी। अवेयरनेस, तो वो बार बार सॉरी थैंक यू, सॉरी थैंक यू, बहुत Yes. बार सॉरी बोलते हैं, बहुत बार थैंक यू बोलते हैं, उनकी गलती नहीं होती है तब भी सॉरी तब भी बोलते sorry. रहते हैं, Yes. है ना, ऑल द टाइम सॉरी सॉरी। दे विल हैव अ प्रॉब्लम एंड आई वॉज वन लाइक दैट, टू बी ऑनेस्ट। आप शायद बिलीव नहीं करोगे, बट अगर आप मुझसे 20 साल पहले मिलते, 25 साल पहले मिलते ना, तो आप मतलब मैं अगर बोलूँगी तो आप मानोगे ही नहीं कि अच्छा ऐसा था। दैट आई वॉन्टेड एवरी वन अराउंड मी टू बी वेरी हैप्पी, nobody should judge me, nobody should think even slightest of negative about me। कोई भी चीज़ अगर कुकिंग करनी है तो भी मुझे बेस्ट होना है, कोई प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ तो भी मुझे बेस्ट होना है, किसी की मदद करनी है तो मुझे बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे वो मेरा ही काम है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ साइन ऑफ काइंडनेस ऑल्सो। Yes. एम्पैथ्स आर ड्रॉन टू नार्सिसिस्ट। तो रियल में आई एम अ काइंड पर्सन, बट जो आपकी बहुत ज़्यादा काइंडनेस होती है ना, फूलिश काइंडनेस भी बोल सकते हैं Yes. इसको, Yes. वो अट्रैक्ट करती है नार्सिसिज्म। और जो नार्सिसिस्ट होता है उसको अच्छे से पता है ये एम्पैथ है, इसको ईजी है मैनिपुलेट करना। जो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी है, इट कम्स एज अ कोपिंग मैकेनिज्म कि मुझे सबको खुश रखना है, मुझसे कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट थिंक दैट आई एम रूड, दे शुड नो दैट आई एम सो Yes. काइंड, आई एम सो नाइस, आई एम सो लविंग। जो गुड गर्ल का लेबल हमें मिलता है ना बचपन में, उससे हम अटैच्ड हो जाते हैं और हम लेट गो नहीं करना चाहते। सो इट एंड्स अप इन पीपल प्लीजिंग। वेरी ट्रू। ऐसी मैम जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उससे निकलने में इतना पेन क्यों होता है? मतलब लोग हाँ। निकल क्यों नहीं पाते हैं? ट्रॉमा बॉन्ड। हम्म। अगर मैं रीजंस पूछती हूँ ना अपने लोगों से कि व्हाट कीप्स यू स्टक और व्हाट कीप्स यू देयर, व्हाई डू यू चूज टू बी इन दिस रिलेशनशिप। अभी रिसेंटली एक केस आया जहाँ पे 4 बार चीटिंग पकड़ी गई है जी। और 5th टाइम शी इज़ अलाउइंग द हस्बैंड टू बी विद हर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू डू नॉट वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप। सो शी सेड के अलग अलग रीजंस आते हैं सबके, इनका ये था कि आई लव हिम मैम। आई सेड ओके, वो चीटिंग करे तब भी? यस मैम, आई लव हिम, मैं अपने प्यार से उसको चेंज कर दूंगी। होप रहती है लोगों में कि हम अपने प्यार से चेंज कर देंगे। मैं मानती हूँ ये बात कि लव इज़ वेरी वेरी पावरफुल इमोशन एंड लव कैन मूव माउंटेन्स, बट आप रियल में प्यार करते हो, ये क्वेश्चन है। ये Yes. प्यार है या ट्रॉमा बॉन्ड है या डिपेंडेंसी है, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जनरल रीजंस क्या होते हैं? जो लड़कियां, अब हम दोनों तरफ की बात करेंगे, लड़कियां क्यों स्टक रह जाती हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में? बहुत बड़ा रीज़न है फाइनेंस, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। ठीक है। सेकंड रीज़न है, एक ब्रेन ट्रेनिंग होती है लड़कियों की बचपन से कि ससुराल ही तुम्हारा फाइनल हाउस है, जी। तुम्हारा अपना घर है। और ये आप मानो या ना मानो, ये प्रथा अभी भी चल रही है कि डोली जिस घर में जाती है अर्थी वहीं से उठेगी। यस, करेक्ट। ये हम अभी भी कैरी फॉरवर्ड करें, वो हमारे डीएनए में घुस चुका है, राइट। बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, बट फिर भी पहला रिस्पॉन्स लड़कियों का ये होता है कि मुझे यहीं रहना है, मुझे इसी शादी पे काम करना है। मेरे पास लड़कियां आती हैं तो वो ये नहीं बोलती कि मुझे फ्री होना है या मुझे रिलीफ चाहिए या मुझे ठीक होना है, हील होना है। वो ये कहती है कि आप कुछ ऐसा कर दो ना मैम, मैजिक, जिससे मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए और हमारी हैप्पी फैमिली बन जाए। आई सो विश मेरे पास कोई ऐसा मैजिक होता। करेक्ट। तो मैं भी चाहती हर घर
हर परिवार सुखी रहे। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पूनम, अगर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा है तो आपका चार्ज नहीं होगा ना। तो मेरे पास अगर आप आए हो तो मैं आपके साथ काम करूँगी, और यही एक राइट वे है। आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील हो जाओगे, यू विल कम इन टू अ स्पेस ऑफ रियलाइजेशन, देन आपकी इमोशनल हीलिंग होगी। तो वो जो ब्रेन हाईजैक हो जाता है ना, जो थिंकिंग कैपेसिटी ब्लॉक हो जाती है, आप सीखोगे कि एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी में भी, जब सिचुएशन में एंग्जाइटी चल रही है तब भी आप काम कैसे रह सकते हो और सही डिसीजन कैसे ले सकते हो। बिकॉज एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए ना आपकी थिंकिंग कैपेसिटी वैसे ही ब्लॉक हो जाती है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पीसफुलनेस, कामनेस में रहना। ये सीखना पड़ेगा क्योंकि स्कूल कॉलेज ने नहीं सिखाया। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट आ चुका है। इट इज़ नॉट अ टूल और एन इक्विपमेंट, इट्स अ प्रोसेस दैट अ कोच लाइक मी कैन टेक यू थ्रू। जो आपकी रीवायरिंग होती है ब्रेन की, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम शिफ्ट होता है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होती है, एग्जैक्टली जैसे मेरी हुई है। अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊं या मैं वैसे ही बता दूं कि आई हैड बीन लिविंग विद नार्सिसिस्ट पीपल फॉर, एंड आई हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उसका जो ट्रॉमा इम्पैक्ट आता है वो मुझ पे भी आया था। तो आप कैसे निकले बाहर? 3 चीज़ें मैं बोलूँगी मैंने करी। ऐसा नहीं था कि मुझे उस समय बहुत अवेयरनेस थी, मुझे वर्ड नार्सिज्म भी नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि कुछ तो राइट नहीं है। आप मानोगे नहीं पूनम, मैं जब अपनी सेकेंड फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट की, मैं बिल्कुल एम्बिशियस नहीं थी, मुझे काम वाम तो करना ही नहीं था, मुझे एक हैप्पी होम मेकर बन के रहना था, अ गुड मदर, गुड वाइफ, गुड बहू इन एवरीबडी। तो मेरा ये बिल्कुल पर्पस नहीं था। लेकिन जब प्रॉब्लम्स शुरू हुई तो सोचा कि जॉब कर लो, फिर जॉब करनी अलाउड नहीं थी, तो सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई मुझे वैसे ही बहुत पसंद थी शुरू से। लेकिन उस समय ये नहीं था कि हाँ इंटरेस्ट है पढ़ाई में तो कर लो, बस मैं ढूंढ रही थी डूबते को तिनके का सहारा, कि मुझे कोई गोल मिल जाए, बिकॉज आई नीडेड सम रीज़न टू वेक अप फॉर पूनम। मुझे रोज़ सुबह उठ के ऐसा लगता था, उफ, अगेन अ डिफ़िकल्ट डे टू लिव, आई हैव टू लिव थ्रू दिस डे। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मुझे दोबारा उठ के ये सारी चीज़ें फिर से फेस करनी पड़ेंगी। तो मुझे था एक एस्केप मिल जाए मुझे, कि जहाँ मैं किताबों में घुस जाऊँ और मुझे कुछ और ना करना पड़े, बस मैं उससे मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उस तरह से पढ़ाई शुरू कर दी, साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट बन गया। ह्यूमन बिहेवियर में शुरू से इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे इतना वो क्लैरिटी आने लगी, समझ में आने लगा कि एंग्जाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, मेरे इमोशंस इस वक्त कौन से हैं। बट आपके केस में ना मैम, कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही और मुझे निकलना है, जो मुझे लग रहा है, शायद आपको ऐसा लगा होगा, इसीलिए आप वहाँ से निकल पाए। ये सबको पता चलता है, ये पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब आप सोचो ना पूनम, कि आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और आपको ये पता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, उधर बादल फट चुका है, बाढ़ आने वाली है, लेकिन अब ये नदी मुझे पार करनी है। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ 2 डिफिकल्ट ऑप्शंस। तो वो जो सेकेंड ऑप्शन होता है ना, कि मुझे अच्छा कुछ तो भी अजीब करना पड़ेगा इस टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए, मैंने तो वहीं एस्केप ढूंढ लिया ना। मैंने रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने बस ये ठान लिया था कि रिश्ते तो नहीं टूटेंगे भाई, या मैं इन लोगों से बाहर तो नहीं जा सकती, लेकिन मुझे यहीं रह के कुछ करना होगा। तो मैंने वो एस्केप्स ढूंढ लिए थे अपने। बट जहाँ पर रिलेशन मैरिज होती है ना, जैसे पार्टनर टॉक्सिक होता है ना जब, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, या तो आपको निकलना ही होता है, या फिर इतनी पेशेंस डेवलप करनी पड़ती है कि भाई फिर आपको, और उसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, वो आप अपने आप कर ही नहीं सकते। नार्सिसिज्म एक ऐसा दलदल है पूनम, आप दलदल समझते हो ना, वो क्विक सैंड जो बिल्कुल सक कर लेता है आपको नीचे, और इतना हैवी होता है कि उससे आप अपने आप खली भी हो तो भी नहीं निकल सकते, वो इतना टफ होता है। तो यू नीड टू होल्ड समबडीज हैंड हु इज़ आउटसाइड दैट दलदल, एंड दे कैन पुल यू आउट। मैंने कोशिश की खुद से करने की, बट मैंने कितना टाइम लगा दिया, 5 साल, 7 साल, 10 साल खराब हो गए ना सेल्फ डाउट में। तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने आप फिगर आउट करते रहो, 10, 20, 30, 40, 45 साल भी किसी के खराब हुए, 45 years ऑफ नार्सिसिस्टिक ट्रॉमा, 45 years तक वो लेडी अभी भी शादी में है, फिजिकली ब्रोकन, फाइनेंशियली ब्रोकन, इमोशनली ब्रोकन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम मिस करके बात करने का, विच इज़ आइसोलेशन।
नार्सिसिज्म का एक पार्ट है आइसोलेशन, एक स्ट्रैटेजी है नार्सिसिस्ट की कि वो आपको अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ही बच्चों से सबसे अलग आइसोलेट कर देते हैं, अगेंस्ट ले जाते हैं ट्रायंगुलेशन करके। यस यस आपको आपको मतलब उनको आपके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। तो ये जो लेडी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, 45 ईयर्स, शी इज अराउंड 60, हाँ 60 प्लस हुई, तो 40 प्लस ईयर्स का ट्रॉमा है मैरिज में, और आज वो अकेली खड़ी है। 60 प्लस की एज है, पेरेंट्स भी हैं, ओल्ड हैं बहुत, वो भी उसके साथ नहीं है, और बच्चे भी साथ नहीं है, मतलब फेवर में नहीं है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी फेवर में नहीं है, फ्रेंड से भी आइसोलेट कर दिया। तो शी इज स्टैंडिंग ऑल अलोन, नोबडी अराउंड हर टू अंडरस्टैंड हर। और वो सब ये समझते हैं कि आपकी गलती है। पापा तो बहुत अच्छे हैं, हमारे जवाई तो बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, चाहे इन लॉज में हो, चाहे वो अपनी फैमिली में हो, मटर्नल साइड, बट नोबडी इज इन हर फेवर, नोबडी सपोर्टिंग हर। तो इतना भी आप मतलब इतने दलदल में चले जाते हो बिकॉज यू वर ट्राइंग टू फिगर इट आउट योर सेल्फ कि हाँ ये करके देख लेते हैं, प्लीज़ करके देख लेते हैं, थोड़ी देर अलग रह के देख लेते हैं, शायद प्यार बढ़ जाए, बच्चा पैदा करके देख लेते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे 5 साल तक अगर आपका ट्रॉमा चल रहा है और आपको पता है आपकी शादी टॉक्सिक है, ये होप कहीं से आ जाती है और लोग दे देते हैं ये होप, देखो बेबी हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, हाँ, अच्छा बेटी है, बेटा हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर जब आपके बच्चे हो गए ना, किसी से भी पूछ लो, मैंने कल भी रात को किसी से कॉन्वर्सेशन की है, किसी से भी पूछ लो कि आप क्यों स्टक हो जहाँ हो, बच्चे की वजह से, यस। तो वो रीजंस हम देख रहे थे ना, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, बच्चे हैं, हम समझते हैं, ऐसे भ्रम में हैं कि हम मैं तो चाहती हूँ ना मैम कि मेरे बच्चे को दोनों पेरेंट्स मिले। भाई आई अंडरस्टैंड कि बच्चे को 2 पेरेंट्स चाहिए, बट टॉक्सिक पेरेंट नहीं चाहिए ना। टॉक्सिक पेरेंट नहीं बनाता हैप्पी फैमिली। एंड यू नो इट्स वेरी वेरी डेंजर। अगर एक बच्चा उस टॉक्सिसिटी में पल रहा है ना, तो शायद हम समाज के लिए भी गलत ही काम कर रहे हैं। हम 100%। किसी एक ऐसे बच्चे को बड़ा कर रहे हैं जो आने वाले टाइम पे जिसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल पूनम, आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से शुरू करो, क्योंकि उसके बियॉन्ड हम जा नहीं पाएंगे। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने सेपरेशन देखा था, इंडिया पाकिस्तान देखा था, वॉर देखे थे, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को उस चीज़ का ट्रॉमा हुआ होगा ना, क्योंकि वो इम्पैक्ट आया उन पे, वो ट्रॉमा रहा। क्या उनको आता था थेरेपी, हीलिंग? कुछ नहीं आता था। वो उन्होंने अनरिजॉल्व ट्रॉमा ट्रांसफर किया अपने बच्चों में, विच मीन्स योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं पता था हीलिंग क्या होती है, क्या नहीं होता है। उस समय भी लाइफस्टाइल कैसी थी, मेन डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ या विमेन वर अंडर सप्रेशन, तो वो उनका ट्रॉमा हुआ। फिर वो ट्रॉमा ट्रांसफर हुआ हमारे पेरेंट्स में। आपके और मेरे पेरेंट्स, हमारा एज गैप तो ज़रूर होगा, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स इक्विप्ड नहीं थे फॉर थेरेपी, उनको पता भी नहीं था थेरेपी कुछ होती है। अब वो उनका अनरिजॉल्व ट्रॉमा और उनकी अपनी लाइफ का भी ट्रॉमा इकट्ठा करके उन्होंने हम पे अननोइंगली, उनका कसूर नहीं था, बट वो ट्रांसफ़र किया। अब हम पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट हो, आप पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये ट्रॉमा आगे ना बढ़े? हमारी। हाँ। अगर आज हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हम पॉडकास्ट करते हैं, हमारे पास अवेयरनेस है, पैसा है, रिसोर्सेज है, लोग ऐसे बैठे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आज भी अगर आप अपने ट्रॉमा पे काम ना करो स्ट्रेटेजिकली, तो फिर ये तो आपका कसूर है। कसूर उनका नहीं है, आपकी गलती नहीं थी आपको ट्रॉमा मिला, आपकी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी मुझे ट्रॉमा मिला बचपन में। लेकिन आज अगर मैं हीलिंग पे ना जाऊँ, आज अगर मैं थेरेपी ना लूँ, लाइफ कोचिंग ना लूँ, तो ये मेरी गलती है। बिल्कुल। अब ये अनरिजॉल्व ट्रॉमा मेरे से कहाँ जाएगा? मेरे बच्चों पे जाएगा। तो मेरा ये मिशन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग पूनम, मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काम किया है। जो भी मेरे एनवायरनमेंट में था उसका इफेक्ट मेरे बच्चों पे ज़रूर आया, बट अब ये उनकी जर्नी है। बट मैं हील होती हूँ ना जब, तो मेरे 14 जनरेशन्स हील होते हैं। 7 पुराने वाले एनर्जीज हैं हम लोग, 7 पुराने जनरेशन्स और 7 नेक्स्ट जनरेशन्स। जैसे ट्रॉमा ट्रैवल किया था वैसे हीलिंग भी तो ट्रैवल करेगी ना जी। तो व्हेन आई हील, माय एंसेस्टर्स आल्सो हील एंड माय नेक्स्ट जनरेशन्स आल्सो हील। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दूसरा साइड मैं आपको ये बताऊं कि क्यों मैं इस मिशन पे हूँ, जो मैं अपने वेबिनार्स में बोलती हूँ, हमारा वीकली वेबिनार होता है संडे को, तो वेबिनार में मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि मेरा सेल्फिश मोटिव है कि आप हील हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे और उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ ही तो घूमेंगे ना। करेक्ट। सो ये पूरी दुनिया में इट्स वन वर्ल्ड, और वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल,
वी कीप बम्पिंग इनटू ईच अदर। सारे नेशंस जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। जी। तो जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी, मैं ये चाहती हूँ कि पूरी जनरेशन्स हील हो, और वो आपके और मेरे हील होने से होगा। वेरी ट्रू। एंड मैम आई वुड से कि आप बहुत लकी हैं कि आपने ये डिसीज़न लिया और आप इस चीज़ से निकल पाए। जी। काफ़ी लोग हैं जो ना निकल नहीं पाते। मेरे को ना एक केस समझ में आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मतलब मेरी साइकोलॉजी में एक केस स्टडी आया था। उसमें वो जो लेडी है ना, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गई पहले तो। अच्छा। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना, वो जिस पर्सन को डेट कर रही है ना, वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत नार्सिसिस्ट है। वो ऑलरेडी 4-5 लोगों के साथ और रिलेशनशिप में है, बट उसको लगता है कि जो बेस्ट रिलेशन है ना उसका, वो मेरे साथ ही है। अच्छा। उसने उसको चीट करते हुए भी पकड़ा है, सब कुछ करा है, लेकिन ना वो घूम फिर के आती है, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाकी सबके साथ उसका कैसा भी होगा, लेकिन मेरे को पता है कि मैं उसको जितना माफ़ करूंगी, जितना वो करूंगी, वो कभी तो मेरे पास आएगा। ये तो टॉक्सिक उसका होप है, टॉक्सिक होप। ये भ्रम है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मेरा प्योर रिलेशनशिप है उसके साथ? क्योंकि आप खुद को ये बात बोलना चाहते हो, आपको बेटर फील होता है ना ये सोच के कि नहीं नहीं यार, वो मेरे से सबसे ज़्यादा करता है। अगर वो आपसे सबसे ज़्यादा भी करता है, तो वो 5 रिश्ते क्यों चला रहा है? इस सवाल पे हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अचानक से वो फियर आ जाता है कि इफ़ आई कॉन्फ्रंट द ट्रुथ देन आई विल हैव टू चूज टू लीव हिम। तो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मुझे सच देखना ही नहीं है। ठीक है, करता होगा जो करता होगा, बट मेरे साथ तो है ना। तो मुझे बस ये ट्रॉफी लेके घूमनी है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे से सबसे अच्छा सच्चा प्यार करता है, और मैं इसी भ्रम में खुश हूँ। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, वहाँ हम हेल्प नहीं कर सकते किसी की। करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे जब उनको गाइडेंस की बात की जा रही थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये कितनी बेवकूफ़ी है, मतलब हमें ऐसा लग रहा था पर हम जजमेंट्स नहीं ले सकते ना। हाँ, बट मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यार शायद उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमें लग रहा है कि बेवकूफ़ है, बहुत ज़बरदस्त सेल्फ एस्टीम इशू है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ना बैंडेड सोल्यूशंस ढूंढते हैं। कोई भी आता है ना थेरेपिस्ट के पास या लाइफ कोच के पास, तो मैम आप बता दो कि क्या करना चाहिए। तो ये बता दो क्या करना चाहिए, आज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे चेंजेस आ जाएंगे। यू विल गो बैक टू द सेम ट्रॉमा अगेन। यू हैव टू हैव अ सर्जिकल अप्रोच। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ना, तो आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसको हील करना है। जब वो हील होगा तो आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, और आपकी पर्सनालिटी को चेंज होना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट अ बेटर लाइफ। फिर चाहे वो काम हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे आपकी सक्सेस हो, चाहे पैसा हो, कुछ नहीं आएगा आपके पास सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई ऑलवेज से दिस, दैट योर लाइफ क्वालिटी दैट यू लिव कैन नेवर एक्सीड योर सेल्फ वर्थ। तो आपको सेल्फ वर्थ पे काम करना पड़ेगा। या तो उठाओ 20 किताबें पढ़ लो और सेल्फ वर्थ समझ के फिर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। 20-30 साल आपको लग जाएंगे इसमें। और या फिर 6 महीने के लिए किसी को ज्वाइन कर लो। 6 months इज गुड इनफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सो सीख लो किसी से जिसने 20 साल लगाए उस पढ़ाई में। अब आज अगर आपको ये लाइट को ठीक कराना है, तो आप इंजीनियरिंग थोड़ी पढ़ोगे जाके, आप तो किसी को बुलाओगे, जो करता है करवा लोगे, उसको पैसे दे दोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो फाइंड अ पर्सन हु कैन हेल्प यू, होल्ड देयर हैंड फॉर 6 months। देयर इज ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंसी हो जाती है। लोग बहुत पूछते हैं, मैम फिर थेरेपिस्ट पे हम डिपेंडेंट। एक अच्छा थेरेपिस्ट आपको कभी डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। मैं पैटर्न्स देखती हूँ अपने क्लाइंट्स में। जैसे जो पर्सनल प्रोग्राम्स में आते हैं ना, एक तो होते हैं ग्रुप में, उनको मेरा एक्सेस नहीं होता, बट जो पर्सनल प्रोग्राम लेते हैं थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट उसमें वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं ये पैटर्न्स देखती हूँ कि कुछ लोग जो बहुत डिपेंडेंसी वाले होते हैं ना अपनी पर्सनालिटी में, वो मुझे हर थोड़े दिनों में ना फिर से वो ऐसा मैसेज भेज देंगे, मैम मुझे ना बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, अब क्या करूँ। अब 6 महीने से वो ट्रेनिंग पे हैं। मैं उनको टूल सिखा रही हूँ। तो मैं उनको जवाब क्या देती हूँ, यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, यू हैव लर्नड इट, यू हैव स्टडीड इट, तो गो बैक टू इट एंड यू टेल मी व्हाट यू शुड डू। अब ये है एम्पावरिंग, ये एम्पावरमेंट है ना। मैं डिपेंडेंट नहीं बना रही हूँ। नहीं तो बैंडेड सोल्यूशन क्या होगा, उन्होंने पूछा है मैम मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है या मैं डिप्रेस्ड हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं लिख के भेज दूँ 3 चीज़ें कि बेटा अभी ये कर लो, बर्निंग बोल कर लो, ट्रिगर रिलीज़ कर लो, अपना ट्रॉमा हील कर लो, या वो वाला मेडिटेशन कर लो। ये क्विक फिक्स है, बट मैं ये नहीं करूँगी। एक अच्छा थेरेपिस्ट आपको कभी डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। आपको जो ट्रेनिंग मिली है ना, आपको वापस वहीं भेजेगा कि आप देखो कि आपने क्या सीखा है, वो अप्लाई करो एंड यू विल फील बेटर। लेट मी नो एज यू फील बेटर।
तो ये मैं उनको भेजती हूँ। अब वो ढूंढते हैं, सोचते हैं यही तो करना है आपको, नहीं तो आप फॉरएवर के पैसे देते रहोगे क्या थेरेपिस्ट को? इट शुड नॉट मेक सेंस लाइक दिस। करेक्ट। ओके, यू डिसाइड कि मुझे 6 महीने इसमें जाना है, मुझे ये करना है, लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, मेरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होगी, और फिर देन आई विल परस्यू माई लाइफ इन अ न्यू वे, फ्रेश वे। सबसे पहली चीज़ ये समझनी बहुत ज़रूरी है पूनम, योर वर्ल्ड बिगिंस विथ यू। सेल्फ लव का एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ लव के बारे में आपने पूछा था अभी। सेल्फ लव लोगों को पता नहीं, आधे लोगों को लगता है सेल्फिशनेस है, आधे लोगों को लगता है स्कैम है कुछ, तो भी ये क्या सेल्फ लव सिखाएंगे हमको। नाउ व्हाट इज़ द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव? जब आप खुद से प्यार करते हो ना, तो आप ये बोलते हो, सी जैसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है तो आई लव यू मोर देन मी। ओके, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए अटकता है ना, बिकॉज आई लव यू मोर देन मी। बट जब आप सेल्फ लव सीखते हो ना, तो आप ये सीख जाते हो, आई लव यू बट आई कांट लव यू मोर देन मी। सो एक हेल्दी लव होता है वो, जहाँ मैं खुद से भी प्यार करती हूँ, और ये खुद से सबसे पहले प्यार करती हूँ। ये क्यों समझने की ज़रूरत है पूनम? क्योंकि आपका जीवन के आधार आप खुद हो। यू आर द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन फॉर योर सेल्फ। यस। सो आपके सबसे इनर सर्कल में आप खुद हो, तो यू हैव टू एम्प्लॉय ऑल द एनर्जी, लव, अटेंशन, अफेक्शन ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। नाउ दैट डज नॉट मीन, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम फिर तो बहुत नार्सिसिज्म नहीं हो गया कि आप अपना ही सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो? सेल्फिशनेस डिफरेंस है। नार्सिसिस्ट जो होगा या सेल्फिश पर्सन जो होगा, वो कहेगा ये दोनों कप कॉफ़ी मैं पी लूँ, तुम्हें ना मिले। और जो सेल्फ लव करेगा ना, वो कहेगा कि आई वांट टू फिल माई सेल्फ विद लव, आई वांट माई कप टू ओवरफ्लो। यस। व्हाट स्टेज इन द कप बिलोंग्स टू मी, what overflows belongs to everybody else. So I want everyone to be happy. I'm getting goosebumps as I say this. अगर ये कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आ जाए, कुछ लोगों को भी समझ में आ जाए, तो डू यू थिंक पूनम के द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस? करेक्ट। ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है। वंडरफुल। योर वर्ल्ड बिगिंस विथ यू, माई वर्ल्ड बिगिंस विथ मी। सो हमें खुद से प्यार शुरू करना है और फिर उसको स्प्रेड करना है और सब तरफ फैलाना है ना? ये तो मैम हमारे ना शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब किसी जीव को भेजा जाता है ना, तो उसका सर्वप्रथम जो कर्तव्य है ना, वो उसके पहले खुद के प्रति है। बिल्कुल। बिकॉज अगर वो खुद की पर्सनालिटी नहीं बनाएगा तो शायद वो एक अच्छा समाज नहीं डेवलप कर सकता। जो तुम्हारे पास नहीं है ना, वो तुम किसी और को भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो जो लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल पाते हैं या वो उसी लूप में फंसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं द मेन रीज़न इज़ कि उनके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। सेकेंडली, वो निकलना ही नहीं चाहते हैं। उनको खुद को बहुत मज़ा आ रहा है उस टॉक्सिसिटी में, दैट इज़ वाई वो वहीं पे स्टक है। और मज़ा क्यों आ रहा है पूनम, ये बहुत मतलब हमने बहुत एम्पावरमेंट की बात की, बट एक बार उन लोगों को समझने की बात करते हैं कि वो क्यों वहाँ अटक के रह जाते हैं, स्टक रह जाते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने क्लाइंट से ही समझा है, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 25 साल की रिलेशनशिप है किसी की, टॉक्सिक ट्रॉमा डे 1 से, कंट्रोल, इमेंस कंट्रोल। अब वो उस लड़की को ये समझने में और ये अपने एक्शन में लाने में 25 साल लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि ये जो चल रहा है ना मैम यहाँ पे, ये तो मुझे पता है, फेमिलियरिटी है कि मेरा हस्बैंड सुबह कैसा होता है, शाम को कैसा होता है, वो क्या क्या करता है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप को ढाल लिया है। ठीक है, अब ये तो हैबिचुअल हो गया, फेमिलियर हो गया। बट अगर मैं ये शादी छोड़ देती हूँ तो फिर जो दुनिया शुरू होगी ना, वो मुझे पता ही नहीं है क्या होने वाला है। द फियर ऑफ द अननोन इज द बिगेस्ट फियर दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। द फियर ऑफ द अननोन। तो अननोन है ना वो जोन, यहाँ तो मुझे पता है हस्बैंड है, इतना पैसा है, इतने में कंट्रोल्ड है, तो मुझे इतने में मैनेज करना है, मेरा बच्चा है, उसका ये है, उसका वो है, हमारी लाइफ चल रही है फेमिलियरिटी में जी। लेकिन जब मैं ये शादी छोड़ देती हूँ तो मेरा पैसा कैसे आएगा, मैं काम क्या करूँगी, मैं बच्चे को कैसे पालूंगी, उसकी शादी कैसे होगी, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, उसके डिसीजंस कैसे लूँगी, मैं रहूँगी कहाँ, ये सारे दुनिया भर के सवाल ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर होती है एंग्जाइटी। उस एंग्जाइटी, उस ओवर थिंकिंग और उस फियर ऑफ द अननोन से बचने के लिए आई चूज़ दिस फेमिलियर हेल। ये जैसा भी है
फेमिलियर तो है, मुझे Correct. पता तो मैं अंधी हूँ लेकिन मुझे पता तो है कहाँ क्या रखा हुआ एक है, सेफ जोन बन जाता है सेफ कि जोन बन yes, जाता है। हम सेफ तो हैं। मोस्ट पीपल विल चूज अ फेमिलियर हेल ओवर हम्म, एन अनफेमिलियर हेवन। हम्म। दैट्स द सैड साइड ऑफ द स्टोरी। चलते चलते मैम हमारे व्यूवर्स को आप ये और बता दीजिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, फिर किसी और से प्यार करें। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं है, खुद जी। से प्यार करना बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान का अंश है, सबके अंदर भगवान का अंश है। जी। पहले अपने अंदर जो भगवान का अंश है उसको रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, अपनी सेल्फ एस्टीम पे सबसे पहले काम करें। एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ एन एडल्ट, माई मैसेज टू यू, वेदर यू आर एन 18, 19, 20, 21 ईयर ओल्ड और अ 30, 40, 50 ईयर ओल्ड, रिलेशनशिप में जाने से पहले खुद को प्लीज़ हील करें, अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू वांट टू अट्रैक्ट। कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, काइंड, इन सारी क्वालिटीज़ पे काम करें और उसके बाद अपनी एनर्जी को पहले एलिवेट करें, अपनी हाई एनर्जी में जाए, सो दैट आप एक हाई क्वालिटी ऑफ अ पार्टनर आप अट्रैक्ट करें। जी। दैट्स माय वर्ड। चलिए मैम, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में आपसे Same बात here. करके, काफ़ी कुछ जानने को मिला और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगा है। और अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट और इंसाइटफुल गेस्ट बुलाते रहें। थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में Most आने के लिए। welcome, विश यू Poonam. ऑल द बेस्ट। थैंक यू Thank सो you. मच। It's a pleasure, totally pleasure.